हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। तो एक बेहतरीन से क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई, कैसे हैं आप सब लोगों के घर परिवार में सभी लोग। चलिए भाई, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। एक बार कमेंट, एक बार कमेंट पे लगा दो। चलिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो कल हम कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे मेरे दोस्त? कल हम कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे? टाइम एंड डिस्टेंस हम लोगों का चल रहा है और एवरेज स्पीड जो है वो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। और एवरेज स्पीड लगभग लगभग ऑलमोस्ट जो है वो हमने कर लिया है। हमने अच्छे क्वेश्चंस भी देखे, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन को देखा, फिर अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे मेरे दोस्त। और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक बार मुझे बताएंगे कल कहाँ तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे? औसत चाल हम लोगों का चल रहा था मेरे दोस्त। औसत चाल से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हमने 25% और इस तरीके के क्वेश्चन किए थे 75%। और ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, है ना? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। तो एक बार मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, एक व्यक्ति जो है वो 300 मीटर की दूरी तय करता है और फिर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है। उसके द्वारा बाहरी यात्रा के लिए लिया गया समय, यानी जाने वाली यात्रा के लिए लिया गया समय, वापसी यात्रा के लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। यानी जब वो वापस आया है तो उसे कम टाइम लगा है, 5 घंटे कम टाइम लगा है, और जब वो गया है तो उसे 5 घंटे ज्यादा टाइम लगा है। यदि वह जाने की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की गति से लौटता है, भाई टाइम कम लग रहा है तो स्पीड तेज होगी, जाहिर सी बात है। तो जितने की गति से वो गया है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति अधिक से लौटा है वो, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति सबसे पहले ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मेरे दोस्त इसे किलोमीटर मान लो, है ना? ये मीटर नहीं था, इसे किलोमीटर आप लोग मान लो। अब ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है एक्चुअल में। देखो, मैं कल आप लोगों को बता के गया था। सबसे पहले इसकी एक पिक्चर क्लियर कर देता हूं मैं। मान लो ये 300 किलोमीटर की दूरी है, 300 किलोमीटर की दूरी है, और ये व्यक्ति कह रहा है कि ये जाने में 5 घंटे ज्यादा लेता है आने के कंपैरिजन में। तो अगर मैं कहूं आने की गति ज्यादा होगी, अगर ये जाता है s की गति से, तो आता कितने की गति से होगा? ये s प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता होगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत है? अगर ये जाता होगा s किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो आता जो होगा, वापस जो आता होगा, वो s प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता होगा। मतलब जाने की जो गति है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा आने की गति है। उसने कहा है कि जाने के कंपैरिजन में आने में 5 घंटे कम समय लेता है, या आने में जो समय लगता है उससे 5 घंटे अधिक जो है वो जाने में समय लगते हैं। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि जाने में लगने वाला समय ज्यादा है और आने में लगने वाला समय कम है, और दोनों समय में डिफरेंस जो है वो 5 घंटे का आ रहा है। ठीक है भाई? तो अगर मैं जाने में लगने वाला समय आपसे पूछूं तो आप कहेंगे दूरी को चाल से डिवाइड कर दोगे तो ये जाने में लगने वाला समय आ जाएगा। और अगर मैं आने में लगने वाला समय पूछूं तो दूरी को चाल से डिवाइड कर दोगे तो ये आने में लगने वाला समय आ जाएगा। और अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो ये 5 घंटे का समय आ जाएगा। जाने के कंपैरिजन में आने में जो समय लगता है वो 5 घंटे कम लगते हैं। तो क्या दोनों समय का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 5 घंटे दिया हुआ है? तो आप कहेंगे दोनों समय का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 5 घंटे आप लोगों को दिया हुआ है।
दोस्त 1 सेकंड का टाइम देना, कमेंट पे नहीं लग पा रहा है, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो 1 सेकंड में बस आपका कमेंट पे लगा दूं, है ना। 1 सेकंड का टाइम देना। चलिए अब ठीक है भाई, आज मेरा जन्मदिन है गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं निखिल शर्मा जी। निखिल शर्मा जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। ठीक है, चलिए अब आप इसको यहां से सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो यहां से सॉल्व करेंगे। ऐसी वैल्यू आप लोगों को रखनी है, ऐसी वैल्यू आप लोगों को रखनी है जिससे कि ये जो है ये 5 आ जाए, है ना। तो आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त, आप स्टार्ट करेंगे मेरे साथी। अगर मैं यहां से कहूं कोई वैल्यू रखिए तो 30 से कटेगा क्या ये? अगर ये 30 की गति होती है तो 30 से 10 बार कट जाएगा, और यहाँ 40 की गति होती है तो ये नहीं कटेगा। तो अब या तो हिट एंड ट्रायल वाला ऑप्शन चले जाओ, या फिर इसे आप सॉल्व ही कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे, s इंटू एस प्लस 10 जो है एलसीएम आ जाएगा। यहां ये एलसीएम आ चुका है तो इसकी गुणा इसमें कर दो, ये हो जाएगा 300s प्लस 3000 हो जाएगा। होगा या नहीं भाई? 300 की गुणा s में होगी तो 300s हो जाएगा, और 300 की गुणा 10 में होगी तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 300 की गुणा s में होगी तो 300s हो जाएगा। होगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा, और इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। अगर यहां से देखा जाए तो 300s से 300s कट जाएगा। अब ये उधर जाएगा मेरे दोस्त, इधर क्या बचा हुआ है? 3000 बचा हुआ है। अब उधर देखेंगे 5 की गुणा s में होगी तो 5s हो जाएगा, और ये s प्लस 10 हो जाएगा। अगर मैं यही गुणा करके देखूं, 5s की गुणा s में करूंगा तो 5s स्क्वायर हो जाएगा, और 5s की गुणा 10 में करूंगा तो 50s हो जाएगा। होगा या नहीं? ये प्लस का 3000 है, इधर आके माइनस का 3000 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू इधर 0 बच जाएगा। तो आपके सामने जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, पहले जो इसका बेस्ट मेथड है उसको देखो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, इस बीच वाली संख्या को हम लोगों को तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है। पहले तो 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लोगे तो s स्क्वायर बच जाएगा, 5 कॉमन लोगे तो यहाँ 10s बच जाएगा, 5 कॉमन लोगे तो यहाँ 600 बच जाएगा। तो यहां अगर 5 कॉमन लिया, इधर आके 0 ही हो जाएगा वो तो। अब इस तरीके से इस 10 को तोड़ना है कि गुणा भाग करके कितना आ जाए? 600 आ जाए, और जोड़ के घटा के कितना आ जाए? 10 आ जाए। तो कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को? कैसे करेंगे? बड़ा आसान सा है, बड़ा सिंपल सा है। हम रख देते हैं 10s को तोड़ लेते हैं, 30s माइनस के 20s। अब आप मुझे ये बताइए, इस माइनस के 600 को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 30s में से 20s गया तो 10s बचेगा, दोनों की गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो अगर मैं यहां से देखूं तो s कॉमन लेके यहां s प्लस 30 बच जाएगा, यहां माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो s प्लस 30 यहां बच जाएगा। तो एक तो s की वैल्यू 20 आ जाएगी, एक तो s की वैल्यू 20 आएगी, और एक s की वैल्यू माइनस 30 आएगी। तो चाल कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, चाल कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, तो s जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त जाने की गति जो थी वो 20 थी, तो आने की गति कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? अब मुझे ये बताइए कि अगर उसने केवल जाने की गति पूछी होती तो हमारा जवाब 20 किलोमीटर प्रति घंटा होता। उसने आने की गति पूछी होती तो हमारा जवाब जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता। लेकिन मेरे दोस्त उसने पूरे रास्ते की औसत चाल पूछी है। तो जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होती है? क्या संपूर्ण यात्रा की औसत चाल जो है वो यही होती है मेरे दोस्त। तो अगर मैं आपसे ये कहूं पहली चाल कितनी है भाई? पहली चाल 20 है, दूसरी चाल 30 है, और दोनों का योग कितना है? 50 है। तो आप कहेंगे जी 5 छंग 30, 6 दूनी 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 24 आ जाएगा।
ठीक है। अगर आप लोगों के दिमाग में यही कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है हिट एंड ट्रायल से, तो इससे आगे ये क्वेश्चन जाना ही नहीं है, इससे आगे ये क्वेश्चन जाना ही नहीं है। आप एक बार यहां वैल्यू रख के देखो, 20 वैल्यू रख के देखो, 20 आया है, 30 रख के देखा, चलो मान लो आपके दिमाग में एकदम आया, पहले 20 वैल्यू आती नहीं, आपके दिमाग में आया जी मैं तो 50 रखूंगा, तो आपने यहां 50 रख के देखा, 50 से इसको काटा, 6 बार कटा, तो यहां 50 और 10 60 से काटा, तो 5 बार। अंतर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, जबकि अंतर लाना 5 है। तो इसका मतलब है मुझे छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे ऊपर बड़ी वैल्यू आ जाए। तो 50 से छोटी वैल्यू जब आपने 40 रखा तो 40 से कटेगा नहीं, 40 से छोटी वैल्यू आपने 30 रखा, 30 से काटा तो ये 10 आया, और यहां 30 और 10 40 से काटा तो ये कटेगा नहीं, इसका मतलब 30वीं वैल्यू नहीं आएगी। फिर आपने 20 रख के देखा, जब s की जगह जब आपने 20 रख के देखा मेरे दोस्त, तो 20 से जो ये कटेगा 15 बार कटेगा, और 30 से जो कटेगा ये 10 बार कटेगा। दोनों का डिफरेंस 5 आ चुका है, बस हो गया। s की वैल्यू 20 है, s प्लस 10 की वैल्यू 30 है। यही इसी स्टेप पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन थोड़ा सा हमें एक अप्रोच सही लगानी होगी कि भाई कौन सी वैल्यू यहां पुट कर दूं जो 300 को काट दे। आप 300 के फैक्टर करके भी देख सकते हैं कि 300 किस किस से कटता है, वो सारी वैल्यूज आप लोग रख सकते हैं। इतना लॉन्ग नहीं करना है, ये मैंने आपको बताया है मेरे दोस्त कि जनरल मेथड जो है वो ये है। जैसे अगर मैं आपसे 300 के फैक्टर पूछता हूं कि 300 के फैक्टर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे 301 से कटता है, 302 से कटता है, 303 से कटेगा, 4 सत्ते 28, 304 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 8 से कटेगा, ना 2 से 10 से कटेगा, 12 दूनी 24 होगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, है ना, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं, 18 20 से कटेगा, फिर 25 से भी कटेगा, फिर 30 से कटेगा, है ना, और 40 से भी नहीं कटेगा, 50 से कटेगा, 60 से कटेगा, 100 से कटेगा, 150 से कटेगा, 300 से कटेगा। ना 300 वैल्यू रख सकते हैं, ना 150 वैल्यू, इन वैल्यूज को तो रख ही नहीं सकते, इनसे तो आंसर ही नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त ऐसे ही रखते चले जाएंगे तो ये स्टेप जो है, ये स्टेप आपको नहीं करने पड़ेंगे, इसी स्टेप में आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं इसका एक दूसरा मेथड आप लोगों को बताता हूं। 3 मेथड मैं बता चुका हूं। एक इसका जनरल मेथड बता दिया है मैंने, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे। एक हिट एंड ट्रायल वाला मेथड आप लोगों को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, 300 को डिवाइड करना है ना, पॉइंट में आंसर नहीं लाना, पूरा पूरा डिवाइड करना है, तो 300 के फैक्टर रख के देख लो एक बार, ये फैक्टर हो जाएंगे, तो कौन सी वैल्यू रखने से सेटिस्फाई कर जाएगा, 5 डिफरेंस आ जाएगा, बस वही वैल्यू रख के देख लो। s की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी, जैसे ही s आएगा s प्लस 10 भी आ जाएगा, तो वो सबसे बेस्ट मेथड है, वो सबसे बेस्ट मेथड है। एक आपने सुना होगा मेरे दोस्त, एक आपने सुना होगा जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जहां भी समय में अंतर दिखाई दे, हाँ, जहां भी समय में अंतर दिखाई दे, जैसे 5 घंटे ज्यादा ले रहा है, 5 घंटे कम ले रहा है, तो समय में अंतर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो जब भी समय में अंतर दिखाई देता है तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है भाई साहब ये, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है ये, जहां भी समय में अंतर दिखाई देगा तो वहां दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दूरी कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 300 किलोमीटर दे रखी है। पहली चाल s है तो दूसरी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो s प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं दोनों का डिफरेंस पूछूं तो 10 आएगा, और समय में अंतर कितने का है, 5 का है, तो 5 दूनी कितना होगा, 10 हो जाएगा। 2 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो क्या ये जो है ये 600 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त ऐसी वैल्यू रख लो, ऐसी 2 वैल्यूज की आपस में गुणा कर दो जिनकी गुणा होके 600 आ जाए, जिनकी गुणा होके 600 आ जाए। तो आप कहेंगे s की वैल्यू 30 रख दो, 30 नहीं, s की वैल्यू 20 रख दो, और 20 और 10 30 की गुणा होके मेरे दोस्त 600 आ जाएगा। तो क्या पहली चाल 20 आ चुकी है, दूसरी चाल 30 आ चुकी है।
क्या पहली चाल 20 आ चुकी है, दूसरी चाल 30 आ चुकी है? बस उसने औसत चाल आपसे पूछा है, औसत चाल आपसे पूछा है, तो मेरे दोस्त यहां औसत चाल लगा दो। ये फॉर्मूला क्यों लगाया है? क्योंकि दो बराबर दूरी है, जितना गया है उतना ही वापस आया है। तो जब दो बराबर दूरी होती है तो औसत चाल का फॉर्मूला यही लगता है। तो मेरे दोस्त पहली चाल 20 है, दूसरी चाल 30 है, दोनों का योग 50 है, आंसर 24 आ जाएगा। इस तरीके से भी जा सकते हैं, ना ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, ना ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत है। दो लाइन में ये होगा, एक लाइन में ये होगा, 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस थोड़ी सी आपकी होनी चाहिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बच्चे? कमल ने अपनी कार से अपनी सड़क यात्रा शुरू की और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की निरंतर गति से चला। कमल ने अपनी कार में बैठा और एक सड़क यात्रा शुरू की और कार की गति कितनी कर दी? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा तय करनी शुरू कर दी। अपनी कुल यात्रा का x% पूरा करने के बाद, मुझे नहीं पता x% वो कितने की बात कर रहा है, उसकी कार खराब होने लगी और इसलिए उसे अपनी सामान्य गति की आधी गति से अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ी। यानी x% तय करने के बाद जो है, x% तय करने के बाद जो है उसकी कार खराब होने लगी, जिससे उसने अपनी गति आधी कर ली। यानी कि पहले 75 से जा रहा था, अब 37.5 से जा रहा है। तो x के पद में, x के टर्म्स में कमल की पूरी यात्रा की औसत गति बताओ। तो सबसे बेस्ट मेथड इसमें क्या रहने वाला है? अगर आप x% को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव बन जाएगा। तो आप x को 50 रख लीजिए, यानी 50% तय करने के बाद। अब सवाल उठता है जी आपने 50% क्यों रखा? मैं तो नहीं रखूंगा, मैं तो 10% रखूंगा, मैं तो 20% रखूंगा। मेरे दोस्त 10% 20% का कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे 50% रखने का कारण यह था, 50% का मतलब आधी दूरी होता है, मतलब कि आधी दूरी उसने 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। आधी दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई, तो आधी शेष आधी दूरी उसने 37.5 की गति से तय की। तो दो बराबर दूरी जब अलग अलग चाल से तय की जाती है तो औसत चाल का फॉर्मूला आपको पता है। इसलिए मैंने x की जगह 50% रखा है कि भाई 50% दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हुई है। 50% दूरी तय करने के बाद गाड़ी खराब हुई है, मतलब आधी दूरी उसने 75 की गति से तय की है और आधी दूरी शेष जो बची उसने 37.5 की गति से तय की है। मतलब नजारा कुछ ऐसा है कि आधी दूरी, ये आधी दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया है और 50% का मतलब आधी दूरी बाद गाड़ी खराब होगी, तो शेष आधी दूरी वो कितने की गति से गया है? 37.5 की गति से गया है। आधी दूरी कर दी है बच्चे, आधी चाल कर दी है, खराब होने लगी और इसलिए उसने अपनी सामान्य गति की आधी गति से अपनी शेष यात्रा तय की है। तो मेरे दोस्त यहां 75 थी चाल, यहां 37.5 हो गई। तो इस हिसाब से पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी आएगी? 2 इंटू पहली चाल कितनी है? 75 है। भाई जब दो बराबर दूरी, आधी आधी इसीलिए तो बनी है, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होती है? तो 2 इंटू S1 इंटू S2 कितना है? 37.5 है, अपॉन दोनों का योग। 37.5 और 75 जोड़िए, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 7 3 10, 112.5 हो जाएगा। ये आएगा मेरे दोस्त आंसर। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल आ जाएगी। अब सॉल्व करिए, पॉइंट हटाइए पॉइंट से। तो यहां देखिए 25 एकम 25 होगा, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125 होगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 होगा, 15 तिया 45 होगा, 3 से काटेंगे 25 बार, यानी आंसर जो है वो 50 आना चाहिए। आंसर जो है वो 50 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो x में 50 रखने से आंसर 50 दे रहा है? ये कितना है भाई? 7500 है। 7500 बटे 100 प्लस 50 150 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गई, 15 पंजे 75, पहले ही ऑप्शन ने 50 दे दिया।
पहले ही ऑप्शन ने 50 दे दिया, क्या ये भी 50 दे रहा है? तो आप कहेंगे 200 माइनस x, तो 200 में से 50 गया 150, फिर भी बचेगा। या तो ये ऑप्शन होगा या अभी ये ऑप्शन होगा। तो यहां तो हम लोग कंफ्यूज कर दिए इसने, ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, 100 में से x घटाया। तो अब आप यहां जो है, अब आप यहां जो है वो कुछ और दूरी मान लीजिए। देखिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताता हूं। जब इसने हमें दो ऑप्शन में कंफ्यूज कर दिया, दो ऑप्शन मेरे पास बचे हैं, तो अब एक बार और ट्राई कर लीजिए दूसरी दूरी मान के। अब आपने यहां 50% लिया है, तो x परसेंट का मतलब आप लोग मान लीजिए 40% दूरी मान लीजिए, 40% दूरी मान लीजिए। देखिए थोड़ा ध्यान से बेटा, ये संपूर्ण यात्रा मैंने कितने की मान ली? 100 किलोमीटर की मान ली, 100 किलोमीटर की मान ली। वैसे तो मुझे फिर 50 रखना ही नहीं था, जब मुझे 100 प्लस 50 यहाँ 150 मिल रहा है और 200 माइनस 50 यहाँ 150 मिल रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन से आंसर सेम ही आएगा, तो 50 मुझे मानना ही नहीं था। लेकिन 50 मान के मुझे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ये दो ऑप्शन भी कट रहे हैं। 40 मान के कोई सा ऑप्शन नहीं होगा। 100 प्लस 40 140 होगा, 100 माइनस 40 60 होगा, 300 माइनस 40 240 होगा और 200 माइनस 40 160 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टोटल दूरी 100 किलोमीटर मान ली। 40% की दूरी तय करने के बाद, यानी 40 किलोमीटर की इसने दूरी तय की, इसकी कार खराब हो गई, अगली 60 किलोमीटर बची, वो कितने की गति से तय की? 37.5 की गति से। और ये वाली दूरी कितने की गति से तय की थी? ये वाली 75 की दूरी से तय की थी। ठीक है, तो अब औसत चाल कितनी आएगी बेटा, ये देख लो। तो 2 इंटू, यहां 2 वाला नहीं लगाएंगे, कुल दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है, अपॉन कुल समय, तो 40/75 यहां का समय आएगा, है ना, और यहां 60/37.5 यहां का समय आएगा। आएगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 100/75 और 37.5 का एलसीएम 75 होगा, तो यहां कितना बचने वाला है? 40 बचने वाला है, प्लस 37.5 दूनी 75, 60 दूनी 120 हो जाएगा। ये 75 यहां गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आंसर औसत चाल जो आएगी वो 7500/160 आएगी, 7500/160 आएगी। तो आप x की जगह 40 रख के देख लो 7500/160 कहां आ रहा है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। मेरे दोस्त मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं कि गलती से भी इसे मेथड से मत चले जाना, नहीं तो कैलकुलेटिव बना बैठोगे। ऐसा नहीं है मेथड से नहीं होगा, लेकिन आप लोग कैलकुलेटिव बना बैठोगे। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति कार लेके चला है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला है। x% की दूरी तय करने के बाद, x% मुझे नहीं पता कितने परसेंट दूरी तय करने के बाद उसकी कार खराब हो गई, जिस वजह से उसने अपनी गति को आधा कर दिया, यानी पहले 75 की गति से जा रहा था, अब 37.5 की गति से जाएगा। तो आपको बताना है x की टर्म में कि उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या रही होगी। सबसे पहले मेरे दिमाग ने काम किया। आप पेपर में क्या देखेंगे कि भाई मैं इसे 50% रख लेता हूं। 50% रखने के पीछे कारण है। 50% रखने के पीछे यह कारण है कि 50% का मतलब आधी दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की, 50% मतलब आधी, तो दूसरी आधी दूरी जो है वो 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की है। तो जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो मुझे संपूर्ण यात्रा की औसत चाल का फॉर्मूला पता होता है, इसलिए मैंने x की जगह 50 रख लिया। लेकिन मेरे दिमाग ने यह काम नहीं किया भाई कि आप x की जगह 50 रखोगे, यहां भी 100 प्लस 50 150 बन जाएगा, और यहां भी 200 माइनस 50 150 बन जाएगा। 7500/150 यहां भी आएगा, 7500/150 भी आएगा। दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे। चलो ये दो ऑप्शन तो मैंने काट दिए कि ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब आपको कोई और वैल्यू रखनी होगी। अब आप कहोगे जी 40 क्यों रखोगे, मैं तो नहीं रख रहा 40, मैं तो 30 रखूंगा। तो मेरे दोस्त मैं कहता हूं आप 30 क्या 20 रखो, 10 रखो, 5 रखो, 1 रखो, 19 रखो, कितना भी परसेंट रखो, आप कोई ऐसी वैल्यू रख लो जो आसानी से सॉल्व हो जाए। टोटल दूरी 100 किलोमीटर मान लो, अगर आप 30% रखते हो तो ये 30 हो जाएगी, ये 70 हो जाएगी। 20 रखते हो तो ये 20 हो जाएगी, ये 80 हो जाएगी। क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा। जो औसत चाल आएगी, ये वाली जो औसत चाल आएगी वो कौन से ऑप्शन से आ रही है, एक्स की वैल्यू रखने के बाद वही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब
जवाब हो जाएगा। वही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 40 बच्चे मत रखो, मैं कहता हूं कि आप 30 रख लो, मैं कहता हूं आप इसे 60 रख लो, जब भी आंसर उतना ही आएगा। बात समझ में आई मेरे दोस्त? बोलो, बात समझ में आ गई ना? तो आप कहोगे जी बात समझ में आ गई है। मत रखो 40, अगर आपका मन कर रहा है तो इसे 60 रख लो, इसे 70 रख लो, 70 से भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये 70 आएगी दूरी, ये 30 आ जाएगी, फिर भी आंसर उतना ही आएगा। 70 और 30 रख के देख लो, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन माने जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी औसत चाल का। रीचा ए से नहीं, अभी तो 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो छुटके छुटके से हैं। ये लास्ट भाग हो गया, 6 भाग हो गया, आपको समझाने की वजह से ये कर रहा हूं, ठीक है? टोटल यात्रा कितनी दी हुई है? 49 किलोमीटर आप लोगों को दी हुई है। भैया 37.5 कहां से आया? बेटा 37.5 अगर 75 की गति से यात्रा कर रहा है, जब गाड़ी खराब होगी तो उसने अपनी गति को आधा कर दिया, तो 75/2 कितना होता है? 37.5 की गति से ही तो गया होगा, ठीक है? यहां आइए, उसने अपनी यात्रा को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। टोटल यात्रा 49 किलोमीटर की है। आगे कहा है प्रत्येक दूरी जो है या तो 4 किलोमीटर अथवा 5 किलोमीटर की गुणज है। हर एक दूरी या तो 4 से पूरी पूरी भाग होती है या फिर 5 से पूरी पूरी भाग होती है। हर एक दूरी जो है, जितनी भी दूरी आपके सामने बन रही है, 6 दूरी आपके सामने बन रही है, या तो वो 4 से डिवाइड होती है, 4 किलोमीटर की गुणज है, या फिर वो 5 किलोमीटर की गुणज है, ठीक है भाई? पहली 4 दूरियां, ये दूरी 4 किलोमीटर है, 4 की गुणज हो गई। दूसरी दूरी ये 5 की गुणज होगी, 5 किलोमीटर है। तीसरी दूरी 8 किलोमीटर हो गई, ये 4 की गुणज है। चौथी दूरी 10 किलोमीटर हो गई, ये 5 की गुणज है। 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के गुणजों वाली दूरियां क्रम से 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई हैं। यानी जो 4 किलोमीटर वाली दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई है, इसकी चाल 40 है। और जो 5 किलोमीटर वाली दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई है। तो आप कहेंगे जी ये तो 4 की गुणज है, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई होगी, और ये 5 की गुणज है तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की गई होगी। लेकिन अब चलो ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया। ये 2 दूरी जो है ये क्या क्या रहने वाली है, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, टोटल यात्रा कितनी थी? तो आप कहेंगे 49 किलोमीटर थी। यहां कितनी यात्रा हो चुकी है? 4 और 5 9, 9 और 8 17, 10 27 हो चुकी है। यानी कि 49 में से 27 का ब्यौरा आप लोगों को दिया हुआ है। क्या केवल 22 किलोमीटर बची है? अच्छा 22 किलोमीटर को इस तरीके से तोड़िए, 22 किलोमीटर को 2 जगह इस तरीके से तोड़िए कि एक हिस्सा 4 का मल्टीपल हो और एक हिस्सा 5 का मल्टीपल हो। भाई जो दूरी है वो या तो 4 की गुणज होनी चाहिए या 5 की गुणज होनी चाहिए। तो हमें जो शेष 22 किलोमीटर की दूरी बची उसे या तो 4 के गुणजों में तोड़ना है या 5 के गुणजों में तोड़ना है। 5 का गुणज होना चाहिए, 4 का गुणज। तो आप मुझे ये बताइए, क्या 22 को मैं नहीं तोड़ सकता? 12 और 10 में नहीं तोड़ सकता? 12 जो होगा वो 4 का गुणज होगा और 10 जो होगा वो 5 का गुणज होगा। क्या इससे अलग कोई ऑप्शन है मेरे पास कि मैं 22 किलोमीटर को तोड़ दूं और उनमें से एक 4 का गुणज हो, एक 5 का गुणज हो? तो आप कहेंगे बस यही 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। तो मेरे दोस्त एक दूरी हो जाएगी 12 किलोमीटर और एक दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर। ये 4 का गुणज है तो 4 के गुणज वाली चाल होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 के गुणज वाली चाल कितनी होती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और 5 के गुणज वाली चाल जो होती है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 50 नहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये क्वेश्चन ने कहा है। बस अभी मैंने आपके सामने वो लिखा है, अभी मैंने आपके सामने वो लिखा है जो क्वेश्चन ने आप लोगों को दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मतलब जो
एकदम क्लिक करेगा आपके, मतलब किसी को दिखाओगे तो लगेगा कि यार बड़ा खतरनाक किस्म का क्वेश्चन है। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। एक टोटल यात्रा है 49 किलोमीटर की, उसको 6 भागों में तोड़ना है और इस तरीके से 6 भागों में तोड़ना है कि वो 4 की गुणज या 5 की गुणज में दूरी होनी चाहिए। यानी जो दूरी है वो या तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो 4 का मल्टीपल है तो वो गति होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो 5 का मल्टीपल है तो गति जो होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ये दूरी 4 थी, ये 5 थी, ये 8 थी, ये 10 थी, ये 4 दूरी मुझे दी हुई थी। तो ये 4 का मल्टीपल है 40 से चलेगा, 5 का मल्टीपल है 60 से चलेगा, 4 का मल्टीपल है 40 से चलेगा, 5 का मल्टीपल है 60 से चलेगा। आगे की 2 दूरी अभी बची हुई है। टोटल यात्रा 49 है, इन्हें जो मिला के देखता हूं तो 27 बैठते हैं, यानी आगे की 2 जो दूरी होंगी वो 22 किलोमीटर की होंगी। अब उस 22 किलोमीटर को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि एक 4 का मल्टीपल हो जाए, एक 5 का मल्टीपल हो जाए। तो मैंने उस 22 को 12 और 10 में तोड़ लिया। ये 4 का मल्टीपल था, ये 5 का मल्टीपल था, ये 4 का मल्टीपल, ये 5 का। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो 40 से जाएगा, अगर ये 5 का मल्टीपल है तो 60 से जाएगा। पिक्चर क्लियर हो चुकी है, आपके सामने डाटा क्लियर हो चुका है। अब आगे क्या कहा है? उसने कहा है और 2 क्रमिक दूरियों के बीच यानी 2 लगातार दूरियों के बीच उसने 6 मिनट का विश्राम लिया है। तो 6 मिनट का बचे कितनी बार रुका होगा? एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। क्या वो 5 बार रुका होगा? तो अगर एक बार में 6 मिनट का विश्राम लेता है तो 5 बार में क्या उसने 30 मिनट का विश्राम लिया होगा? यानी ये 30 मिनट का यहां विश्राम में चला गया होगा। ये 30 मिनट जो है यहां विश्राम में चले गए होंगे। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी वो आप लोगों से दोस्त वो पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त एवरेज स्पीड का क्या कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे? क्या होता है? कुल दूरी कितनी है? 49 किलोमीटर अपॉन कुल समय। कुल समय मेरे दोस्त समय बताना एक बार प्यार से। तो आप कहोगे जी देखो दूरी बटे चाल, 4/40 मतलब 1/10 घंटे आ गया, आगे बढ़ो। 5/60 मतलब 1/12 घंटे आ गया, यहां का समय आ गया, आगे बढ़ो। 8/40 मतलब 1/5 आ गया, आगे बढ़ो। यहां देखेंगे 10/60 मतलब 1/6 आ गया, आगे बढ़ो। यहां देखेंगे 12/40 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 5 12/40, 2 छिक्का 12, 2 से 6 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 3/10 आ जाएगा, आगे बढ़ो मेरे दोस्त, आगे बढ़ो। यहां कह रहा है 10/60 मतलब 1/6, क्या ये समय आ जाएगा? और 30 मिनट रुकने के हैं, इसमें 30 मिनट जोड़ दो। क्या इसमें 30 मिनट आप लोग जोड़ देंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल जोड़ देंगे। ये समय जो दिया है घंटे में दिया है, ये समय जो दिया है मिनट में दिया है। बात को समझना, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे दोस्त मेरे साथी प्यार से सुनना है आप लोगों को, अगर इस किलोमीटर को मैं घंटे बनाता हूं, इस किलोमीटर को मैं घंटे बनाता हूं तो 60 की गुणा करनी पड़ेगी। 60 की गुणा करी यहां पे 10 छिंग 60 तो 6 मिनट यहां पे हो गई। 60 की गुणा करी तो 5 मिनट यहां पे हो गई। 60 की गुणा करी तो 12 मिनट यहां पे हो गई। 60 की गुणा करी तो 10 मिनट यहां पे हो गई। 60 की गुणा करी तो 18 मिनट यहां पे हो गई। 10 छिंग 60 छत्ती 18 और 60 की गुणा करी तो 10 मिनट यहां पे हो गई और ये 30 मिनट पहले से है ही, तो ये सारा जो बवाल आ जाएगा ये मिनट में आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे दोस्त मेरी बात को समझिए, 49 किलोमीटर यहां आ चुका है। आगे बढ़िएगा मेरे साथी एक बार। क्वेश्चन ने कहा है 6 और 5 11, 11 और 12 कितने हो जाएंगे? 23 और 10 33, 33 और 8 41, 10 51, 10 61, 61 और 30 कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। ये 91 मिनट हो चुका है। इसको घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। जैसे ही आप इसे 60 से डिवाइड करोगे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब इसे सॉल्व करना है। भाई कटेगा क्या? 13 से तो कट ही नहीं रहा, तो बटे में क्या बचेगा? गड़बड़ आ रही है क्या? 3 से कट रहा है। हाँ 7 से कट जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 से काटोगे 13 बार, तो ये हो जाएगा 7 छिंग 42, 420/13। और 420/13 का मतलब है 13 तिया 39 होगा, 40 3 बचेंगे, 13 दूनी 26, 32 सही 4/13। तो ये आ जाएगी इसकी औसत गति।
ये आ जाएगी इसकी औसत गति। सर विश्राम 4 बार ही ले रहा है बेटा, क्यों? अगर 6 दूरी है, एक दूरी ये होगी, देखो विश्राम की भी बता देता हूं। एक दूरी ये हो गई, 2 दूरी ये हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। तो हर 2 दूरी के बीच में गैप है, एक बार यहां विश्राम, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, 5 बार विश्राम लेगा। एक विश्राम में 6 मिनट रुकता है तो 5 विश्राम में 30 मिनट रुकेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी आसान थी, कॉन्सेप्ट भी आसान था, लेकिन क्वेश्चन की लेंथ देख के हम लोग घबरा सकते हैं। तो मेरे दोस्त ये 4 किलोमीटर दी होती है, 5 थी, ये 8 थी, ये 10 थी, टोटल दूरी 49 थी। जब मैंने इन दूरियों को ऐड किया तो ये 27 आया। अगर 49 में से 27 जा चुका है तो 22 किलोमीटर की दूरी बची है। भाई टोटल दूरी कितनी थी? 49, उसमें से ये चारों दूरी कितनी हो चुकी है? 27। तो मेरे दोस्त बची कितनी? 22। अब वो 22 कौन सी होंगी? ये दोनों दूरी 22 होंगी। 22 को इस तरीके से तोड़ना है कि 4 और 5 का मल्टीपल हो। तो 22 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया, एक 12 में, एक 10 में। ये 4 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है। तो ये 12 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, 10 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। ठीक है भाई, जो 4 का मल्टीपल है वो 40 की गति से चलता है, जो 5 का मल्टीपल है वो 60 की गति से चलता है। 40 60 40 60। अब एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस जो 49 दी हुई है अपॉन टोटल समय। तो समय कैसे निकलता है? दूरी बटे चाल, 4 बटे 40 1 बटे 10 आएगा, 5 बटे 60 1 बटे 20 आएगा, 8 बटे 40 1 बटे 5 आएगा, 10 बटे 60 1 बटे 6 आएगा, 12 बटे 40 3 बटे 10 आएगा, 10 बटे 60 1 बटे 6 आएगा। और ये 30 मिनट मेरे दोस्त रुकने के हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मेरे दोस्त सारा कुछ मिनट में, तो इन्हें भी मिनट बना लो। अभी तो ये घंटे में आया है, तो मिनट बनाने के लिए 60 की गुणा करनी पड़ेगी। जब आप 60 की गुणा यहां करोगे तो 6 मिनट आएगा, 60 की गुणा यहां 5 मिनट आएगा, 5 से 60 12 बार कटेगा, 6 से 60 10 बार कटेगा, 10 से 60 6 बार, 6 3 18 हो जाएंगे, 6 से 60 10 बार कटेगा, और ये 30 मिनट पहले से है। ठीक है, तो अगर इन तीनों को सबको जोड़ेंगे तो ये 91 आएगा। इसको घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड दोस्त ऊपर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 32 सही 4 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और मैं कहता हूं कि शानदार से शानदार क्वेश्चन मैं इसको बोलता हूं मेरे दोस्त, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप दिमाग में सेट करिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? अगर विश्राम नहीं लिया होता तो भाई वो 30 मिनट जो हमने जोड़े हैं वो 30 मिनट हम लोग नहीं जोड़ते। सिंपल सी बात है, टाइम लिया है तो जोड़ेंगे, टाइम नहीं लिया है तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, सर वो बोल रहा है कि 2 क्रमागत दूरियां विश्राम है। भाई 2 लगातार दूरियां, 2 क्रमिक दूरियां, 2 लगातार दूरियों के बीच में, 2 लगातार दूरी ये है, इनके बीच में एक विश्राम है, 2 लगातार दूरी ये है, इनके बीच में एक विश्राम है, 2 लगातार दूरी ये है, इनके बीच में एक विश्राम है, 2 लगातार दूरी ये है, इनके बीच में एक विश्राम है, 2 लगातार दूरी ये है, इनके बीच में एक विश्राम है। ये कैसे पता चलेगा कि पहले 12? बिल्कुल पता मत चलाओ, इसको 10 ले लो, इसको 12 ले लो। 10 वाली है तो 60 की गति से चलेगा, और 12 वाली है तो 40 की गति से चलेगा, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, 5 का है। तो चाहे आप 10 पहले ले लो 12 बाद में ले लो, चाहे 12 पहले ले लो 10 बाद में ले लो। ठीक है, आइए ऋचा ए से, हाँ ऋचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये ए है, ए से बी जो जाती है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है ऋचा। आगे बढ़ते हैं, बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। आगे बढ़ते हैं, तथा सी से डी की यात्रा जो है, सी से डी की यात्रा जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से जाती है, गति से जाती है। तो उसने कहा यदि तीनों दूरी बराबर दी हुई है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 15 20 30 का एलसीएम 60 होता है, ये भी दूरी 60 किलोमीटर मान लो। भाई तीनों दूरी बराबर है तो एलसीएम को ही दूरी मान लेते हैं, तो तीनों की दूरी हमने 60 60 60 मान ली। तो औसत चाल हम लोगों से पूछा गया है, एवरेज स्पीड, तो टोटल दूरी यानी तीनों का योग 180 आ जाएगा, अपॉन टोटल समय। दूरी को चाल से डिवाइड किया तो 4 घंटे आया, दूरी को चाल से डिवाइड किया तो 3 घंटे आया, और दूरी को चाल से डिवाइड किया तो 2 घंटे आया। तो यहां कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी एवरेज चाल जो निकल के आएगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी।
20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऋचा अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही है। शुरू में धीमी चली है गुड़िया और बाद में जो है वो स्पीड बढ़ाती जा रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फटाफट बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सुधीन ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाई। कितने घंटे के लिए? 4 घंटे के लिए। और कितने की गति से चलाई है? 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाई है। फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटे के लिए ऑटो में गया। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑटो में गया है। और फिर y घंटे के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चला है। तो यदि पूरी यात्रा में सुधीन की कुल औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो y का मान क्या है, वो आपसे y का मान पूछना चाह रहा है कि भैया कितने घंटे के लिए वो पैदल चला है, वो आपसे पूछना चाह रहा है। भाई बहुत देर से संडे की पीडीएफ के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप ना बाद में बात करना, लास्ट में बात करना कि कौन सी पीडीएफ के बारे में बात कर रहा हूं। अब सबके मैं जवाब बीच क्लास में दे दूं, कैसे पॉसिबल है? एक तो क्वेश्चन मैं कराता बहुत हूं 1 घंटे में। ठीक है, चलिए अगर मैं औसत चाल आप लोगों से पूछूं तो कितनी दी हुई है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। औसत चाल होती है कुल दूरी। दूरी कैसे निकलेगी? चाल की गुणा समय में करो तो आप कहेंगे 5 चौक 20 को 0 हासिल लगे 2, 8 चौक 32 और 2 34 हो जाएगा। पहली दूरी 34 किलोमीटर की हो जाएगी। भाई चाल की गुणा समय में करेंगे, पहली दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। 1 घंटे में 20 किलोमीटर तो 1.5 घंटे में 30 किलोमीटर यहां चला होगा। आगे बढ़ते हैं। और फिर y घंटे के लिए 4 किलोमीटर घंटे से पैदल चला है। तो मेरे दोस्त चाल की गुणा समय में करेंगे तो यहां जो दूरी हो जाएगी वो 4y हो जाएगी। पहली दूरी 34 किलोमीटर, चाल गुणा समय। दूसरी दूरी 30 किलोमीटर, चाल गुणा समय। और तीसरी दूरी 4y किलोमीटर, चाल गुणा समय। ठीक है भाई, अब टोटल दूरी को टोटल समय से डिवाइड करो। पहला समय कितना है? 4 घंटे दे रखा है। दूसरा समय कितना दे रखा है? 1.5 घंटे दे रखा है। और तीसरा समय कितना दे रखा है? y घंटे दे रखा है। तो क्या ये आ जाएगा? ठीक है, अगर एक कह रहा है जी डिस्टेंस कैसे पता चली? बराबर दी हुई है, ये क्या है? ये क्या है भाई? इसको तो समझो, ये बराबर का होता है। इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में बराबर। ओ भाई पढ़ लो यार। 4 और 1.5 कितना होगा? 4 और 1.5 को जोड़ोगे तो 5.5 हो जाएगा। 4 और 1.5 को जोड़ोगे 5.5 हो जाएगा। तो 10 की गुणा 5.5 में करोगे 55 आएगा, प्लस 10 की गुणा y में करोगे 10y आएगा। 34 और 3 64 हो जाएगा और प्लस 4y आएगा। सॉरी, देखिए यहां ध्यान से। अब 10 में से 4 जाएगा 6y बचेगा और 64 में से 55 जाएगा तो 9 बचेगा। बचेगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 1.5 घंटा ही वो पैदल चला है। 1.5 घंटा ही मेरे दोस्त वो पैदल चला है। ठीक है, 1.5 घंटा ही वो पैदल चला है। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1.5 घंटा आ चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, अब हेडिंग डालिए मेरे दोस्त, 752 है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अब हम लोगों का चालू होता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे दोस्त कि औसत चाल में जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे, जितनी भी पॉसिबिलिटी थी, चाहे वो किसी छोटा एग्जाम में हो, चाहे वो किसी बड़े एग्जाम में हो, आसान क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, इवन मुश्किल क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। आप किसी भी किताब से, जहां से आपका मन करे, किसी भी टीचर का क्वेश्चन उठाना, किसी भी बुक का क्वेश्चन उठाना, लेकिन मेरे दोस्त एवरेज स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। अगर आप लोग सीरियस होकर क्वेश्चन को करोगे 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक बार क्लास जरूर देख लेना, जहां से भी क्वेश्चन करो उससे पहले।
ठीक है, तब क्वेश्चन बनाना। आप लोग कहेंगे कि यार वाकई में शानदार और जानदार हमें ये कंटेंट मिला है। अब हेडिंग डालिएगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड का हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है सापेक्ष चाल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बता दूंगा। क्वेश्चन जो करेंगे, हाँ क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग वो कल करेंगे। कॉन्सेप्ट में आज आप लोगों को बता देता हूं एक्चुअल में होता क्या है। रिलेटिव से एक वर्ड आप लोगों के कानों में गूंज रहा होगा, एक वर्ड की फील आप लोगों को आ रही होगी, कहीं ना कहीं रिलेट से आप लोगों को कुछ मिल रहा होगा। रिलेट का मतलब होता है, मक्खी भी पूरा लिखने की कोशिश कर रही है। रिलेट का मतलब होता है किसी भी चीज से रिलेट करना, किसी भी चीज से मतलब कंपैरिजन करना या उससे जोड़ना। कंपैरिजन छोड़ो, उससे जोड़ना, वही रिलेट करना कहलाता है। ठीक है, हाँ आप डाउट बता नहीं रहे 60 कहां से आया भाई, 60 कहां आ गया मेरे दोस्त। गुड़िया वैसे डाउट पूछोगे तो बताओ, मैं रीतु कैसे बताऊंगा ये डाउट। मैंने कहा था जब बराबर दूरी आपको अलग अलग चाल से तय की गई हो तो आपको दूरी माननी पड़ेगी, और वो दूरी हमेशा इनका एलसीएम मानना, जिससे क्वेश्चन करने में आसानी आ जाए। 15, 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है, तो मैंने ये दूरी भी 60, ये दूरी भी 60, ये दूरी भी 60 मान ली। आप इसका 120 मान लो, 120 मान लो, 120 मान लो, 180 मान लो, 180 मान लो, 180 मान लो, मतलब पूरा तोड़ देते हो जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। चलिए, रिलेट का मतलब, रिलेटिव का स्पीड का मतलब होता है जब एक चीज की गति हम दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। जब एक चीज की गति जो है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो वहां जो वर्ड यूज होता है वहां रिलेटिव यूज होता है। और जब एक से ज्यादा वस्तुएं चल रही होती हैं तो वहां हम लोग स्पीड नहीं लेते, वहां हम लोग रिलेटिव स्पीड लेते हैं। जब एक से ज्यादा वस्तुएं चल रही हों, अब एक से ज्यादा वस्तुएं, मान लो 2 वस्तुएं चल रही हैं, तो उन दोनों की दिशा कैसी हो सकती है भाई? एक वस्तु की तो कोई सी भी दिशा हो सकती है। जब हम बात करते हैं 2 वस्तु की, तो जब एक से ज्यादा वस्तुएं चल रही होती हैं तो सबसे पहले तो वहां रिलेटिव स्पीड आता है। दूसरी बात, जब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया तो आप पूछोगे भैया जी 2 वस्तुएं चल रही हैं, क्या वो दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं? तो मैंने कहा एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों एक ही दिशा में चल रही हो, दूसरा वो दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक ये पॉसिबिलिटी है जब वो दोनों विपरीत दिशा में चल रही हों। तो मेरे दोस्त, अगर 2 व्यक्ति या 2 वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है, उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, वो दोनों का डिफरेंस ही रिलेटिव स्पीड होती है। वो दोनों का डिफरेंस ही रिलेटिव स्पीड होती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर वो 2 वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हैं, अगर वो 2 वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की चालों का योग ही क्या हो जाएगा? दोनों की चालों का योग ही रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई? अगर मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां जो है मेरे दोस्त वो सिपाही है, यहां इस पॉइंट पे सिपाही है, और इस पॉइंट पे जो है वो चोर आप लोगों को दिया हुआ है। दोनों के बीच का फासला है 50 किलोमीटर। चोर की गति जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और सिपाही की गति जो है सिपाही की गति जो है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। छोड़िए अभी 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन, अगर मैं ये कहता हूं कि सिपाही इससे धीमा दौड़ता है, मान लो सिपाही की गति मैं मान लेता हूं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या ये इसे कभी पकड़ पाएगा?
तो आप कहेंगे ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेगा, ये 5 की गति से दौड़ रहा है, तो इनके बीच की दूरी जो अब 50 किलोमीटर है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पकड़ा ही नहीं जाएगा, कभी भी पकड़ा ही नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। मैंने कहा इसकी गति बढ़ा के अगर मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दूं तो अब क्या ये पकड़ा जाएगा? तो आप कहेंगे जी ये, हाँ, ये भी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, ये भी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, तो दोनों समान चाल से दौड़ रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी जो 50 किलोमीटर है वो बरकरार रहेगी। ये जीवन में भी नहीं पकड़ा जाएगा, चाहे कहीं तक भी भाग ले, है ना। ये भी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ये भी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, तो इनके बीच की दूरी जो है वो समान रहने वाली है। लेकिन मेरे दोस्त अगर सिपाही ने अपनी चाल बढ़ा के 13 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, तो मेरे साथी अब मुझे ये बताइए वो कौन सी चाल होगी जो इसके बीच की दूरी को धीरे धीरे कम करेगी? वो कौन सी चाल होगी जो इसके बीच की दूरी को धीरे धीरे कम करेगी? तो आप कहेंगे जी 8 से ये दौड़ रहा है, 13 से ये दौड़ रहा है, कितनी फालतू से दौड़ रहा है? तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। वही 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी इनके बीच की दूरी को कम करेगी। धीरे धीरे कम करते 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 एक टाइम बाद इसे पकड़वा देगी, ये पकड़ में आ जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर आपसे पूछा जाता है कि समय, कितने समय बाद ये पकड़ा जाएगा, तो समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर अपॉन जब दोनों वस्तुएं चल रही है तो वहां चाल नहीं लेते, वहां सापेक्ष चाल लेते हैं। और सापेक्ष चाल, अगर दो वस्तु एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। दोनों की चालों का अंतर ही क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल हो जाएगा। 5 ढाई 50, 10 घंटे में पकड़ा जाएगा। 10 घंटे में दोस्त ये पकड़ा जाएगा। अगर ये 10 घंटे में पकड़ा जाता है तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं 3। पहला क्वेश्चन ये बनता है कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा? तो उस केस में दूरी को सापेक्ष चाल से डिवाइड कर दो, समय आप लोगों के पास आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कितने किलोमीटर दूर सिपाही अपने स्थान से कितने किलोमीटर दूर चोर को पकड़ लेगा। तो मेरे दोस्त दोनों 10 घंटे दौड़े होंगे तभी तो पकड़ में आया होगा। तो अगर ये 1 घंटे में 13 किलोमीटर जाता है तो 10 घंटे में 130 किलोमीटर दूर पकड़ा गया होगा। सिपाही ने अपने स्थान से 130 किलोमीटर दूर जो है वो उस चोर को पकड़ा होगा। अगर वो पूछे चोर कब पकड़ा गया है तो आप कहेंगे 10 घंटे बाद पकड़ा गया है। अगर आपसे पूछे सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ता है तो आप कहना 130 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ता है, क्योंकि 10 घंटे दौड़ेगा तब पकड़ा जाएगा। 1 घंटे में 13 किलोमीटर जाता है तो 10 घंटे में 130 किलोमीटर चलेगा। चोर ने जहां चोरी की है वो वहां से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? तो आप कहेंगे ये 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है तो 10 घंटे में ये 80 किलोमीटर दूर पकड़ा जाएगा। चोर अपने स्थान से 80 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। सिपाही अपने स्थान से चोर को 130 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा और 10 घंटे बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका रिलेटिव स्पीड का दोस्त मेरे कॉन्सेप्ट जो है वो रहने वाला है। अब हम लोगों इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का जगह जगह यूज होता है। चाहे आप लोग ट्रेन के कॉन्सेप्ट ले लो, 2 विपरीत दिशाओं में ट्रेन आ रही हैं, 2 एक ही दिशा में ट्रेन चल रही हैं, तो कितने समय बाद तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को पकड़ लेगी या पार कर देगी। ये रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक ट्रेन या एक कार जो है वो दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है 8 बजे, ठीक 11 बजे जो है उसी स्टेशन से एक दूसरी कार रवाना होती है, तो कितने समय बाद और दिल्ली से कितनी दूरी पर वो ट्रेन पकड़ लेगी, तेज चलने वाली ट्रेन पकड़ लेगी। तो मतलब ये
पकड़ने के जो क्वेश्चन होते हैं कि कितनी तेज चलने वाली ट्रेन पार कर देगी, तेज चलने वाली कार पार कर देगी, तेज चलने वाली कार पकड़ लेगी, ये पहले चली गई है तो तेज चलने वाली कार कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ये मेरे दोस्त रिलेटिव स्पीड के ही कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कल हम लोग रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, एक शानदार तरीके से उसे पढ़ रहे होंगे और कोशिश करेंगे कि कल ही उस टॉपिक को खत्म कर ले। नहीं होता है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट देने में बेटा मेरे टाइम तो लगता है, परसों हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।